गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ अपना मैथ का 7th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके, जो हम आज पढ़ेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से। तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो लिंक कि भैया सुरेंद्र सर आ गए हैं अपने पास लाइव, है ना, क्लास लेके। जो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर करवाएंगे आज, उसका बेसिक्स हर चीज़ को एकदम बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि भैया बेसिक्स बहुत है इसका, लेकिन काम का तो भैया थोड़ा सा ही है। तो थोड़े से को हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे और थोड़े को थोड़ा इजी वे में लेके चलेंगे। तो भैया चलो स्टार्ट करते हैं अपने मिशन आईएएफ को। भैया स्टार्ट करने वाले हैं आज हम। और ये देख लेना भैया, बुक ले लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना ही आपको ही नुकसान है। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 7वां। 6 चैप्टर करवा दिए हैं। आशा है आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। हर का एमसीक्यू क्वेश्चन है। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो भैया तुरंत कमेंट करो, बिना एक सेकंड की देरी के। कुछ भी अगर आपको इश्यू आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम पूरी सोल्व की जाएगी यहाँ पे। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, बोले तो सम्मिश्र संख्या। अब पहली बात तो ये होती है कि सम्मिश्र संख्या क्या है, कहाँ उनका यूज लेंगे, कहाँ नहीं लेंगे, क्या होती है। हमने जो जो संख्या पढ़ी है ना अब तक, वो होती है आर। रियल नंबर होता है वास्तविक नंबर, जो इनफाइनेट से माइनस इनफाइनेट के बीच में हर एक डिजिट को लेता है। लेकिन मैं बात करूं, अगर इनफाइनेट और माइनस इनफाइनेट के भी परे हो, जो अनंत से परे हो, वो अपने आती है सम्मिश्र संख्या, यानी काल्पनिक संख्या है, जो होती नहीं है लेकिन अपन को मान के चलना रहता है। भैया मैथ में काल्पनिक चीजें बहुत होती है, क्योंकि साइंस और मैथ का आधार है कल्पना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे अपना तो विज्ञान है, तो कल्पना के आधार पे चलो चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। भैया ये बोल रहा है, एक होता है अपना काल्पनिक संख्या को, इससे हम डिनोट करते हैं आयोटा से। अब आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा की वैल्यू होती है √-1। अब एक बात करूं, मैं अगर इसका स्क्वायर करूं, आयोटा का मैं स्क्वायर करूं, तो √-1 का स्क्वायर करूंगा, मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आया, रूट हट गया और -1 बच गया। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब मैं बात करूं आयोटा क्यूब की, तो आयोटा क्यूब का मान कितना होता है? मैं इसे स्क्वायर डॉट आयोटा लिख सकता हूँ। अब स्क्वायर की -1 है गुणा आयोटा, यानी माइनस आयोटा हो गया आयोटा क्यूब का मान। अगर मैं बात करूं आयोटा की घात 4, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा स्क्वायर, यानी -1 गुणा -1, यानी 1 हो गया। देखो ये आयोटा के अपने पास चारों मान आ गए भैया, ये ही इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा जो आएगा ना आगे, वो अपन निकाल लेंगे। आगे एक बेसिक सा फॉर्मूला है, उससे निकाल लेंगे। आपको मेन तो ये पता होना चाहिए है भैया। देखो ये क्लियर हो गया अपना, ये वाला हो गया। अब इस चीज को देखो, ये क्या कर रहा है इसमें, है ना। एक चीज आपको देखने की बात है इसमें, ये होता है √-a गुणा √b, ये होता है -√ab, है ना। और एक और होता है इसमें -a गुणा -b, वो होता है √ab। तो ऐसे कुछ ये छोटे छोटे फॉर्मूले, इनको याद कर लेना आप। ये ऐसे काम नहीं आएंगे, लेकिन इसके टाइप के जो बेसिक्स क्वेश्चन बनते हैं ना, वो कभी कभी अपने को काम आ जाते हैं। तो उनको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा ये याद रख लेना, छोटा सा फॉर्मूला है। चलो आगे देखते हैं ये क्या है। देखो इसको थोड़ा सा आप भैया साइड में जाओ, काल्पनिक संख्या आपको समझ ली है हमने। चलो आगे देखते हैं। अब मैं बात करूं, अपने 4 के मान आ गए। अब मैं बात करूं आयोटा की घात 5, तो 5 क्या होगी? आयोटा की घात 4 गुणा आयोटा। आयोटा की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 गुणा आयोटा, यानी आयोटा बच गया। यानी आयोटा की घात 5 और आयोटा की घात 1 दोनों सेम हो गए। अब मैं बात करूं आयोटा की घात 6 ले लो, तो हो गया आयोटा की घात 4 और आयोटा स्क्वायर, तो 1 गुणा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी -1। ये देखो आयोटा की घात 6 है, वो आयोटा स्क्वायर के बराबर हो गई। यानी अब आ गया ना, ऐसे ही रिपीट होते जाएंगे वापस, अगेन एंड अगेन रिपीट होता जाएगा ये प्रोसेस, है ना। जिसको हम फाइनल फॉर्मूले से इससे डिनोट करते हैं। ये देखो फॉर्मूला जाओ, है ना, इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। करते कैसे ये देख लो आप। इनको थोड़ा सा मैं ऊपर वाले को वापस हटा देता हूँ, अभी आएगा, है ना, है ना। अब देखो अपना फॉर्मूला था आयोटा 4m + r = आयोटा की पावर r। अगर m कोई पूर्णांक है 1 2 3 में, चलो एक बार r की वैल्यू तो रखो अपने पास 0 और m की वैल्यू रखो 1। r की वैल्यू 0 रखी, m की 1, यानी अब मैंने देखा यहाँ पे आयोटा 4 × 1, है ना, +0, और ये आयोटा पावर कितनी होगी? 0, यानी आयोटा 1 हो गया। आयोटा की किसी की पावर 0 रखेंगे 1 होगा।
तो इसकी आयोटा की पावर 4 है तो 4 का मान भी 1, मतलब ये इक्वल हो गया अपने पास, है ना। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं m कोई भी ले लो कि यानी 4 का पूर्णांक होना चाहिए। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया आपको, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूं, उससे आपको थोड़ा सा और आसानी से समझ में आ जाएगा भैया, है ना। छोटा सा क्वेश्चन है, आयोटा की पावर 223 की वैल्यू बताओ मेरे को। अब इसमें क्या करूं, 223 है ना, उसमें हम भाग देंगे 4 का। 4 का भाग दो कितनी बार गया मेरे को तो ये बता दो आप, मैंने सिर्फ 55, और बचा कितना, ये सही है कि 55 सही थी, कितने बार 55 बार तो जाएगा कि 20 गया, 2 23 फिर बचा, हाँ भैया सही है 55 सही, 3/4, ये डॉट है, डॉट एक लगता ना, है ना, जो ये है 55 सही 3/4, इसको वापस सरल बिन में करेंगे तो एक चीज देखने को मिली, मैं इसको लिख सकता हूं यानी 55 गुणा 4 प्लस 3, ये सही है ना ऊपर जो लिखा है मैंने। अब देखो m की वैल्यू 55 आ गई, r 4 है, तो ये क्या होगा, आयोटा की पावर 3 बचेगा, 3 ही बचेगा ना, क्योंकि आयोटा की पावर r बचती है इसका मान, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, माइनस आयोटा। तो यही होता है कि आप जितनी भी संख्या पूछी ना उसमें 4 का भाग दो, जो शेषफल आ रहा है वो फाइनल आंसर होगा, यानी शेषफल इसमें 3 आया तो आयोटा की पावर 3 फाइनल आंसर होगा। इसी प्रकार ये देखो 3-4 एग्जांपल दे रखे, 5 की वैल्यू, 6 की वैल्यू अपन ने ज्ञात कर ली, फिर 7 की और 8 की वैल्यू बताई हुई है ना। तो अपन ने ये तो छोटी छोटी चीज देख लेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। पर क्या मेन यही है बेसिक्स, ये जो अभी बताया ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ एक चीज और बची है जो आप आगे आएगा, मापांक और कोणांक, जिससे अपन धुरीय रूप ज्ञात करेंगे। बस इसके अलावा एक ओमेगा वाला, एक तो हो गया आयोटा, एक हो गया ध्रुवीय रूप, है ना, ध्रुवीय रूप वाला, और एक होगा ओमेगा। बस ये 3 ही टॉपिक इसमें समझने की चीज है, बाकी और आपको कुछ नहीं समझना बस। अब जैसे अगले वाले बात करें, इसमें दे रखा है कि काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या क्या होती है, वैसी संख्याएं जिन्हें x प्लस आयोटा y के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो सम्मिश्र संख्या कहलाती है। अब x प्लस आयोटा y क्या होगी कि x तो हो गई वास्तविक संख्या और y भी वास्तविक संख्या है, लेकिन आयोटा एक काल्पनिक संख्या है जो अपन इसमें जोड़ देते हैं ना आयोटा में। आयोटा किसी भी चीज से गुणा करते ही वो चीज काल्पनिक हो जाती है, तो इमेजिनरी पार्ट होता है जो ये नॉर्मल संख्या का, हर संख्या का इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे मैंने बोला, एक आपको एग्जांपल दे दिया भैया, मैंने दे दिया 4 + 3 आयोटा, तो दी गई संख्या में वास्तविक और इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो भैया वास्तविक तो 4 हो गया और इमेजिनरी हो गया 3। अब मैं बात करूं सिर्फ मेरे आपके पास दे दी 4, अब इसमें पूछ लिया कि दी गई संख्या का इमेजिनरी और रियल पार्ट बताओ, यानी काल्पनिक और वास्तविक भाग, तो मैं इसे एक चीज लिख सकता हूं 0 आयोटा, ये लिख सकता हूं ना। तो इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक पार्ट तो हो गया, जो रियल पार्ट है वो तो हो गया 4 और इमेजिनरी पार्ट हो गया 0। देखो कितना इजी सा था, मतलब इस हिसाब से वो क्वेश्चन देगा तो आपको एकदम तैयार रहना है हर क्वेश्चन के लिए। अब बात करें आगे क्या होता है, ये क्या दे रखा है, ये पहला वाला हो गया अपना। अब सेकंड वाला, इनको बस ये एक सब पढ़ने के लिए है, ये ज्यादा समझने के लिए नहीं है। समझने के लिए तो आप जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, बस इनको, इन क्वेश्चनों को जो एग्जांपल दे रहा हूं ना एक्स्ट्रा, इनको भी अपनी शीट में लिखते रहना, जो याद रहेगी आपको। अब मैं बात करूं, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट इमेजिनरी पार्ट शून्य हो वो प्योर रियल होता है। जैसे ये वाला था, इसमें इमेजिनरी पार्ट शून्य था तो भैया ये प्योर रियल है। और अगर रियल पार्ट शून्य हो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल हो गया ये, सेकंड एग्जाम्पल हो गया ये, थर्ड एग्जाम्पल और ले लो इसका, इसमें दे दिया 3 आयोटा, सिर्फ दी गई संख्या का वास्तविक और काल्पनिक भाग बताओ, तो भैया इसमें क्या है, इसमें वास्तविक भाग तो हो गया 0 और काल्पनिक भाग हो गया 3। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको अभी देखना, है ना। तो भैया इसमें क्या हुआ, ये हो गया प्योर काल्पनिक, है ना, शुद्ध काल्पनिक पार्ट हो गया ये, है ना। इसी हिसाब से ये अगले वाले में दे रखा कि जिसमें इमेजिनरी पार्ट शून्य हो वो प्योर रियल होता है, और जिसमें रियल पार्ट शून्य हो वो प्योर इमेजिनरी होता है। ये चीज आपको तीनों एग्जांपल देखिए समझ ली, तीनों एग्जांपलों को लिख लेना, आगे काम आएंगे। और अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो कि क्लास मिस हो रही है, उनकी लाइव क्लास है, वैसे तो आपको बाद में अपलोड कर दी जाएगी ये क्लास, लेकिन भैया लेट मत करना, जल्दी से जल्दी दोस्तों को बता दो कि उनकी भी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाए, है ना। अब भैया इसमें देखो मापांक, संयुग्मी, गुणांक, कोणांक, ये तीनों क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, इनको देखते हैं अपन, है ना। अब मैं बात करूं, एक दे रखा है z दे दिया, z आपको दे दिया 3 + 4 आयोटा। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है वो मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा, यहाँ पे 3 दे रखी है, बताऊंगा 4 कौन कौन सी आएगी।
अब मैं बात करूं, पहला तो मैंने पूछ लिया इसका मापांक। मापांक क्या होता है? अक्ष का गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर का रूट है। भैया अक्ष का गुणांक कितना है इसमें? 3 का स्क्वायर। वाई क्या हो गया? 4 का स्क्वायर। तो भैया ये 5 हो गया ना, कि रूट 25, ये रूट 25 और ये 5 हो गया। भैया 1 हो गया। अब मैं बात करूं इसमें, पहले कोणांक को देख लेते हैं। कोणांक होता है, क्या होता है ये कोणांक? कोणांक होता है टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। तो टेन इनवर्स वाई बटा एक्स कितना हो गया? 4/3। टेन इनवर्स 4/3, ये इसका थीटा हो गया। एक थीटा कोणांक के लिए इसमें बताते नहीं है कि ये थीटा कहाँ से कहाँ पे बन रहा है, कि समझने की जरूरत ही नहीं है, वही आएगा अपना जो चतुर्थांश वाला नियम होता है ना, वही काम करेगा इसमें। जैसे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो इसमें आएगा, और ये थीटा कहाँ से बन रहा है? ये बन रहा है ये वाला थीटा, है ना। तो भैया ये थीटा समझ में आ गया, क्या है? कोणांक हो गया। अब थर्ड पे आओ। थर्ड दे रखा है इसमें संयुग्मी। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है जो ये दे रखा है ना, कि x प्लस आयोटा वाई है उसका बार, है ना, जो एकदम अपोज वाला हो गया। इसमें दो तरीके से चलते हैं, वो आपको दोनों तरीके में बताने वाला हूँ, है ना। जेड बार याद करना है, इसका जेड बार हो गया x माइनस आयोटा वाई। अब मैं एक बात दे दूं, नीचे वाला क्वेश्चन दे दूं मैं x प्लस आयोटा वाई, है ना। तो भैया इसको सोल्व करने का अपने पास एक ही तरीका है कि आप परिमेयकरण करेंगे, है ना। परिमेयकरण करते हैं तो ये आता है x माइनस आयोटा वाई अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका परिमेयकरण करेंगे ना तो ऊपर x माइनस वाई से गुणा करेंगे, x माइनस आयोटा वाई से, नीचे भी x माइनस आयोटा वाई। लेकिन भैया ये कॉन्जुगेट नहीं हुआ, कॉन्जुगेट में वापस चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया? x प्लस आयोटा वाई अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको क्वेश्चनों में बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो भैया ये चीज अपन किस में बोल रहे हैं पढ़ने के लिए? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो भैया वो क्लास गलती से मिस मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो आगे, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट हो गई। देखो एक चीज तो बता दी ये वाली आपको, अब दूसरी चीज आ गई ये वाली, कि इससे क्या है, इन दोनों का ध्रुवीय रूप में बनाने में काम आएगा। ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला आगे आपको बता देंगे, उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्या है ध्रुवीय रूप, कैसा है, कहाँ पे कैसे कैसे यूज करना है। उनका क्वेश्चनों को तो अपन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि ध्रुवीय रूप के एग्जाम्पल कराने बहुत लेंथी हो जाते हैं। हाँ, चांस कम रहता है इनका आने का। ध्रुवीय रूप पूछने से जो अपन वहां पे पढ़ेंगे ना ध्रुवीय रूप क्या होता है, उस टाइम पे आपको याद आएगा कि उससे पूछने से अच्छा आप मापांक पूछ ले, या संयुग्म पूछ ले, या कोणांक पूछ ले, तो वो वहां पे क्वेश्चनों के साथ करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये? बोल रहा है अगर आपको कोई दो संख्याएं दे दे, अलग अलग संख्याएं दे दे, जैसे मैं एग्जांपल लेके सोल्व करता हूँ इसको, है ना। इन तीनों को, ये है ना 1 2 3, तीनों को एग्जांपल के साथ सोल्व करवाता हूँ मैं, आपको भी समझ में आ जाएगी। एक संख्या दे दी मेरे को, Z1 दे दी 3 + 4 आयोटा, और Z2 दे दी 2 + 3 आयोटा। अगर मैं बात करूँ दोनों को जोड़ दूं, मैं Z1 + Z2 करूँ ना, तो काल्पनिक पार्ट को काल्पनिक से और वास्तविक को वास्तविक से जोड़ दो, यानी 3 + 2 और 4 + 3 आयोटा। बस इस हिसाब से जुड़ते हैं ये, मतलब एक दूसरे में नहीं जुड़ने वाले, इस हिसाब से जुड़ेंगे। और मैं बात करूं माइनस की, है ना, तो वही वास्तविक में से वास्तविक को घटाओ और काल्पनिक में से काल्पनिक को घटाओ आयोटा। अगर मैं बात करूं कि गुणा की, इनको मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई क्या होगा? वही वास्तविक को वास्तविक से और काल्पनिक को काल्पनिक से गुणा करना है, लेकिन साथ साथ घटाना भी है। कैसे? कि थोड़ा इसमें कारण क्या होगा, देखो मैं बात करता हूं इसको, जो एक बार गुणा करो आप, है ना। Z1 और Z2 को जो दिया हुआ है, देखो 3 × 2 प्लस 3 × 3 आयोटा प्लस, है ना, 4 × 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा गुणा 3 आयोटा। यही तो है ना, एक की पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इन दोनों को इससे, है ना। तो इसी हिसाब से जोड़ा। अब देखो मेरे पास ये हो गया 6, है ना, 9 आयोटा, 8 आयोटा, है ना, और ये हो गया 12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भैया, ये बताओ मेरे को। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 है, तो ये देखो 6 - 12, एक बार ये लिखो, और प्लस, है ना, 9 + 8 आयोटा। अब एक चीज मेरे को देखो, देखो ये 6 को क्या था, 3 × 2, यानी ये था x1, ये हो गया x2, x1 x2 हो गया। माइनस, माइनस क्या है, ये देखो 12 किसका हो गया, ये था y1 और y2, तो ये हो गया -y1 y2। अब ये 9 क्या है, 9 क्या है, ये है, ये तो हो गया x1
और ये होगा y2, x1 y2 हो गया। मतलब एकदम ये चीज समझ में आ गई ना कि करना कुछ नहीं है, जैसे अपन नॉर्मल गुणा करते हैं ना, पर एक पहले को लेंगे दोनों से गुणा करेंगे फिर आगे वाले को दोनों से, वही गुणा किया हुआ। तो आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रहो इमेजिनरी इमेजिनरी होता है, काल्पनिक काल्पनिक को जोड़ने घटाने में, और गुणा करने में एकदम नॉर्मल वाला गुणा करना है, बस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखनी है जो आप रख दोगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे ना आपको तो बहुत और आपको इजी वे में समझ में आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जितने फॉर्मूले बताए हैं उनके हिसाब से, हर फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की बिल्कुल मत छोड़ देना। आगे क्या बोल रहा है ये, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सम्मिश्र संख्याओं की तुलना संभव नहीं होता है ना, क्या है कह रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की तुलना कंपैरिजन संभव नहीं होता है यदि वे नॉन रियल हो। लाइक इसने एग्जांपल दे दिया कि ये हम नहीं लिख सकते। इसने ये क्या बोल रहा है, ये देखो ये बोल रहा है 8 + 5 आयोटा, यानी इसके अनुसार क्या हुआ, 8 + 5 आयोटा बड़ा है 4 + 2 आयोटा से, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है। इसकी मतलब कारण क्या है, इसका सेंस नहीं होने का, अपन तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो ये आयोटा है ना, आयोटा इसकी वैल्यू अपन को पता ही नहीं है। ये तो वही बात होगी, मैंने बोला 3 + 5 अक्स ग्रेटर देन हो गया 5 + 10 अक्स, है ना, क्योंकि अक्स की अपने पास प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर वैल्यू नहीं है, पता नहीं -10 हो इसकी वैल्यू, तो भैया एकदम अपोज हो गया। फिर माइनस में जितना छोटा होता है वो जितना बड़ा होता है उस हिसाब से, यानी जब जो जिसकी वैल्यू ही नहीं है अपने पास, तो उसको अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो भैया इसके कोई सेंस नहीं पड़ता। ऐसे आपको क्वेश्चन आए ना कि है ना, इनमें से अगर ऑप्शन दे दे, जैसे क्वेश्चन दे दिया ये वाला है ना, ये दे रखा है दिए गए क्वेश्चन का मतलब है अर्थ बताओ, इस यानी ये क्वेश्चन देके पूछ लिया है ना, दी गई सीक्वेंस का अर्थ बताओ, यानी फिर वो दे रहा है कि इसको Z1 से डिनोट कर रहा है, नीचे लिख के Z1 फिर Z2, फिर दे रखा है Z1 Z2 से बड़ा है, फिर Z1 Z2 से छोटा है, या दोनों बराबर है, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया फोर्थ ऑप्शन बिना सोचे समझे टिक कर देना, इनमें से कोई नहीं वाला, है ना, क्योंकि वही इसका राइट आंसर है। भैया क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं ना, जो एग्जाम्पल मतलब फॉर्मूलों को एकदम अच्छी तरह से बता रहा हूँ एकदम, कि इनका यूज कहाँ पे है, कैसे यूज कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते। अब इसमें देखो ये क्या बोल रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे यदि उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करके बताता हूँ। इसका एक दे दिया मैंने, x + आयोटा y = 3 + 4 आयोटा। अब ये क्वेश्चन देगा आपको, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसा आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में मिल जाएगा क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है दी गई में x और y की वैल्यू बताओ, आयोटा y है, x और y की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3, क्योंकि वास्तविक पार्ट वास्तविक के बराबर होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा, और y हो गया 4। यही चीज ये कहना चाहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, आपको तो बराबर दिया हुआ है, यदि उनके रियल पार्ट्स एवं इमेजिनरी पार्ट्स आपस में अलग अलग बराबर हो, यानी रियल रियल से इमेजिनरी इमेजिनरी की इक्वल हो, तभी ये वास्तविक में बराबर होंगे। और अगर आपको बराबर दिए हुए हैं तो भैया फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको, यही चीज बोल रहा है। अब बात करें इन कॉन्जुगेट में, तो भैया कॉन्जुगेट इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, एक बार आप एकदम हल्के में ले लो कि z का कॉन्जुगेट z बार होता है। अगर दो सम्मिश्र संख्या ही जोड़ के दी हुई है फिर इनका कॉन्जुगेट पूछा है तो अलग अलग का कॉन्जुगेट के बराबर होगा, यानी संयुग्मी पूछा है ना। और डॉट में डॉट अलग अलग कर दो, माइनस है माइनस अलग अलग कर दो, यानी संयुग्मी। इसका कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। देखो 3 + 4 आयोटा है और 2 + 3 आयोटा है, ये चीज दे रखी है। देखो नॉर्मल संयुग्मी पूछेगा तो 3 + 4 का ही संयुग्मी क्या होगा, 3 - 4 आयोटा और 2 - 3 आयोटा। संयुग्मी यही तो होता है, चिन्ह का परिवर्तन, जो दे रखा है उसका चिन्ह का परिवर्तन कर दो। अब मैंने सेकंड को आया कि दोनों को जोड़ के, अब मेरे पास आ गया, मैंने Z1 + Z2 किया, Z1 + Z2 करो, ये वाला Z1 ये Z2, इन दोनों को जोड़ो आप, है ना। जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, रियल रियल में, इमेजिनरी इमेजिनरी में। तो 5 + एक बार इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ 5 + 7 आयोटा। अब मैं इसका वो करूं कॉन्जुगेट करूं तो वो क्या आएगा, 5 - 7 आयोटा। जबकि मैं एक बात करूं कि इनका अलग अलग कॉन्जुगेट करके जोड़ूं, अब इसको और इसको जोड़ो एक बार, वो क्या आया, वही 5 - 7 आयोटा। यही तो कहना चाहता है कि आप एक साथ जोड़ के कॉन्जुगेट कर लो या अलग अलग कॉन्जुगेट करके जोड़ दो, आंसर सेम आने वाला है। इसी प्रकार ये घटा दो, कॉन्जुगेट करके घटा दो या अलग अलग करके घटा दो। गुणा में भी इसी प्रकार है, भाग में भी इसी प्रकार है। और जेड और जेड
का कॉन्जुगेट जेड स्क्वायर के बराबर होता है, मोड के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। मोड यानी अंदर पॉजिटिव होगा, जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव नहीं देगा, है ना। चलो इसको तो, ये तो कोई समझने की चीज़ नहीं थी, इतनी मतलब हार्ड नहीं थी, ये तो नॉर्मल सा बोल रहा था वो अपने, फिर भी देख लिया ये, है ना। अब आगे बात करो, यदि जेड और जेड का कॉन्जुगेट बराबर है तो ये प्योर रियल है। अब देखते हैं कैसे रियल है भैया ये। देखो आप खुद समझ जाओगे, देखो हाँ भैया, देखो मैंने एग्जाम्पल लिया, अपना एग्जाम्पल क्या था, 3 + 4 आयोटा। मैं बात करूं सिर्फ 3, अपने पास क्वेश्चन में एक तो सिर्फ 3 दे रखा है, इसके अनुसार आपको एक चीज देखिए, कॉन्जुगेट करो इसका एक बार तो, है ना। इसका कॉन्जुगेट कर दिया मैंने, जेड बार कर दिया, ये जेड था, है ना। इसमें क्या चीज देखिए, आप देखने की चीज है कि रियल पार्ट तो ऐसा का ऐसा रहा, और जो नेगेटिव हो रहा है, चिन्ह चेंज हो रहा है ना, तो वो इमेजिनरी पार्ट का हो रहा है। जैसे अगर मैं बात कर देता, एक क्वेश्चन दे देता 4 आयोटा + 3, है ना, जेड ये दे रखा है, इसका कॉन्जुगेट पूछा है, तो भैया वो -4 आयोटा + 3 होगा, यानी नेगेटिव होगा सिर्फ आयोटा वाला पार्ट। बस इसी चीज में समझ में आओ। अगर मैं बोला जेड = जेड बार है, यानी दोनों सेम है, तो भैया 3 = 3 है, तो यानी ये प्योर रियल है। अगर मैं बात करूं आयोटा वाले की, मैंने 4 आयोटा है, इसका मैं कॉन्जुगेट करूंगा क्या होगा, -4 आयोटा आएगा, यानी जेड = -जेड हो गया, है ना। माइनस ही तो लगा दिया ना जेड के, तो भैया ये प्योर इमेजिनरी पार्ट आ गया। यही चीज करना चाहता है ये, कि मैं अगर दोनों बराबर हैं तो भैया इसमें सिर्फ रियल पार्ट ही है, इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी होता तो वो नेगेटिव ले लेता अपने पास। यही चीज ये करना चाहता है। अब इन दोनों को जोड़ दो, है ना, जोड़ेंगे तो प्योर रियल पार्ट आएगा। कैसे, ये अपना जेड हो गया, ये जेड बार हो गया, ये देखो ये जेड, देखो इधर देखो, ये जेड हो गया, ऊपर दे रखा है, ये जेड बार हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ने पे क्या आया, ये तो हो गया 6 + 4 आयोटा -4 आयोटा, ये कट गया क्योंकि 3 3 6 हो गए, तो सिर्फ ये बचा। तो भैया ये सिर्फ रियल नंबर प्राप्त हुआ। टू रियल नंबर कैसे है, किसी जैसे x और y दे रखा, तो ये x + y जुड़ जाएगा यहाँ पे। अगर दोनों को घटाऊं में, तो 3 + 4 आयोटा -3 + 4 आयोटा, क्योंकि ये देखो चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे आगे बाहर माइनस लगाते हुए, तो फिर ये कटा, तो ये सिर्फ 8 आयोटा, मतलब सिर्फ ओनली इमेजिनरी नंबर बचा, है ना। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कहीं पे काम नहीं आने वाला कि आप घात का कॉन्जुगेट करो फिर अंदर कर दो कॉन्जुगेट, तो घात का कॉन्जुगेट हट जाएगा, इससे कोई सेंस नहीं बनता इसका, है ना। क्योंकि आपको सिर्फ वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में आएंगे, है ना। इस मॉड्यूलस क्या होता है, मोड के फंक्शन तो आपको पता ही है, मापांक के फंक्शन, मापांक वाला फलन तो आपको पता ही होगा कौन सा कैसे होता है, वही है ये मापांक वाला फलन है। एक बार मतलब डॉट को अलग अलग कर सकते हैं, घात को अंदर भी रख दो फिर बाहर कर दो, तो सेम होंगे वो किसी भी पार्ट की। अगर इनको अलग अलग करना है तो अलग अलग कर सकते हो अपन, है ना। ये इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, जैसे मैंने बात की, इसको चौथे एग्जाम्पल को देखो, मेरे पास हो गया 3 - 4 आयोटा था, है ना। अब मैं एक आयोटा नहीं है अपने पास, है ना, इससे एक बार 3 - 4 लो कि अपने इमेजिनरी से कट गया, तो इसका मान क्या आया, 1 आया, ये तो है ना, इसको हल करेंगे 1 आ गया। अब इन दोनों को अलग करेंगे कि 3 का आयोटा ये, है ना, +4 का आयोटा, तो ये कितने हो गए, दोनों मिला के 7 हो गया, और इसके वैल्यू रहती 1। तो यही चीज करना चाहता है कि ये वाला ना बराबर भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है पार्ट, इसी हिसाब से ये छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है ना। और ये चारों बराबर होते हैं, ये चारों वाले बराबर होते हैं, सॉरी एक बार इसको हटा देते हैं ऊपर वाले को, क्या है ना, ये वाले चारों बराबर होते हैं, क्योंकि कैसे जेड का मोड निकालोगे आप, है ना। जैसे मैंने मोड निकालना आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, ये x + आयोटा y का मोड कैसे निकालते हैं अपन, √x + x² + y²। अब अगर मैं बात करूं x - आयोटा y की मोड कैसे निकालेंगे, वही x² + -y², तो वही हो गया। अगर मैं बात करूं इसको माइनस से गुणा कर दूं, लेकिन माइनस से गुणा करते मोड कर रहा हूं, है ना, तो भैया जैसे ये है कि पहले तो आप ये निकाल लो, है ना, ये x² + y², अब इसको माइनस करके मोड कर दो, पॉजिटिव आने वाला है, और फिर या फिर इसका कर दो माइनस, मतलब ये चारों सेम है, आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे सेम है ना। अब इनको स्क्वायर करके जोड़ोगे आप, है ना, तो देखो मैंने कि Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर +2 Z1 Z2, है ना। अब इसमें आया Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर -Z1 Z2, है ना। अब मैं बात करूं कि अब आया कैसे, देखो ये तो आपस में कट गया, है ना। अब बचा क्या, Z1 + Z2 बचा। अब इसको जो सोल्व करेंगे ना आगे, अपना ऊपर वाले फॉर्मूले लगा के या नीचे कोई से फॉर्मूले लगे, तो भैया ये वैल्यू आने वाली है अपने पास, जो 2Z1 का इस मोड का स्क्वायर हो गया, Z2 का मोड का स्क्वायर हो गया। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, किसी फालतू में इन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है,
है ना। अब बात करो ये क्या कह रहा है ना, ये वाला क्या कह रहा है। एक चीज लो, मैंने बात की कि ये था x प्लस आयोटा वाई, इसका थीटा बनाऊंगा तो यहाँ पे बनेगा ये टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा इसका, एक बार देखो, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। अगर मैं बात करूं x माइनस आयोटा y, अब देखो y की वैल्यू नेगेटिव इसी में आएगी, इसमें, और x की पॉजिटिव आएगी, यानी ये थीटा नीचे की तरफ बन जाएगा अब, है ना। अब मैं इसको, पहले तो मेरे पास ये था, ये वाला फॉर्मूला एक बार देख लो आप, ए आर जी प्लस ए आर जी इक्वल टू जीरो कैसे बता रहा है ना। अब मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी इसका मापांक ज्ञात करेंगे एक आप, है ना। मापांक ज्ञात करोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन फिर मैं ये जोड़ दूं तो ये वापस डाउन हो जाएगा, तो एकदम बीच में आके अटक गया, क्योंकि ये तो ऊपर पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों को कट करेंगे, एकदम बीच में आ गया, तो ये जीरो इसीलिए आता है। इसको आप एकदम इजी वे में याद कर लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन आएंगे ना वहां पे ऐसे फॉर्म, अगर आपको चित्र आते हैं तो इस हिसाब से आप बना के देख लेना, नहीं आते तो डायरेक्ट जीरो आंसर टिक कर देना, इसमें कोई वो प्रॉब्लम आने वाली नहीं है ना। ये जेड ये है ना, ये थोड़ी सी लॉग की तरह काम करते हैं इसका, है ना, आर्ग्यूमेंट के फॉर्मूले, है ना। एक बार आर्ग्यूमेंट है ना, कोणांक वाले, एम्पलीट्यूड कितना इकाई कुछ ले लो, है ना। ये इसकी तरफ काम करेंगे। अब ये देखो इकाई के घनमूल कौन कौन से हैं, इकाई के तीन घनमूल होते हैं, है ना, तीनों ये दे रखा है, वन है, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा, ये याद करना पड़ेगा, ये सिर्फ वैल्यू है ना। अब इनको है ना ओमेगा वन रख सकते हैं, इसको ओमेगा भी लिखते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, ये आपको सिर्फ याद करने के फॉर्मूले। मैंने बोला ना ये सारे हैंडमेड है, तो हाथ से लिखी हुई भी चीज़ें भी काफ़ी मिलेगी आपको, जैसे ये हाथ से लिखा हुआ है, ये अपना अलग से ये ऊपर वाला हाथ से लिखा हुआ है, तो इनमें कुछ ये सिर्फ पढ़ने के लिए, याद करने के लिए होती है ये तीनों अगर आपको याद होते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं होते ना तो ज़्यादा इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन भी बहुत कम पुटअप होगा, जो होगा वो समझा देंगे आपको किस हिसाब से होने वाला है क्वेश्चन। मतलब अगर याद होती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी इसको ऊपर वाले को याद कर ही लेना, ये वाला ना इसको तो एक बार याद कर ही लेना, छोटा सा समझने की चीज़ें समझा दिया है आपको, बस याद करना ही तो है भैया। जल्दी जल्दी दोस्तों को और शेयर कर दो, जो तुरंत वो लाइव आ जाए। क्लास अभी और बाकी है, थोड़ी देर और चलेगी क्लास, अपनी 10-15 मिनट की और रहेगी शायद इतना, फिर बेसिक्स ही है तो बेसिक्स में ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे अपन, क्वेश्चनों में अपन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों में टाइम देना है। बेसिक को मैथ है भैया तो पढ़ने की नहीं है, सोलो करने की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो आप, बाकी आप फिजिक्स और इंग्लिश को टाइम दो पढ़ने के लिए खूब। आपको अगर स्ट्रेटेजी चाहिए ना परफेक्ट पढ़ने के लिए स्ट्रेटेजी, तो भैया वही होनी चाहिए, 2 घंटे मैथ को दो, 2 घंटे आप इंग्लिश को दो, और 2 घंटे फिजिक्स, सिर्फ 1 घंटा का रोज का पेपर करो, बस ये स्ट्रेटेजी अपनाओगे ना। पर डे 7 घंटे पढ़ने हैं आपको भैया, ये रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर आपको 7 घंटे नहीं हो रहे तो आप 6 घंटे करो, 6 घंटे करो, तो आपको एक सिर्फ पेपर नहीं देना, फिर उस दिन सिर्फ पढ़ना है, मतलब पढ़ना तो है ही आपको। अगर उससे कम टाइम मिल रहा है, जैसे आपको 5 घंटे मिल रहे हैं, 4 घंटे मिल रहे हैं, तो भैया जिस सब्जेक्ट में आपकी प्रिपरेशन बेटर हो उसका टाइम कम करो। जैसे आपको मैथ में मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे 100% विश्वास है आपको ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। अगर आपको जैसे मैथ और फिजिक्स और इंग्लिश को आपको ज़्यादा टाइम देनी पड़ेगी, तो आप मैथ में से 1 घंटा कम कर सकते हो। 5 घंटे हैं आपके पास, तो 1 घंटा मैथ को, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा इंग्लिश को दो। अगर उससे भी आपको कम टाइम मिल रहा है तो फिर 1 घंटा इसको दो मैथ को, फिर 1.5 घंटा दो दोनों को, क्योंकि भैया मैथ और फिजिक्स और इंग्लिश को टाइम देना पड़ेगा आपको। और अगर आपके पास 7 घंटे हैं तो आप 1 घंटा का पेपर जरूर दो। और भैया एक चीज़ याद रखना, एयरफोर्स में सिलेक्शन चाहिए तो भैया रेगुलरिटी की गारंटी देनी पड़ेगी आपको, हमेशा रेगुलर पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, घर पे कोई भी प्रोग्राम हो, अगर आप लाइब्रेरी वगैरह से पढ़ रहे हो तो भैया रेगुलरिटी आपको देनी ही पड़ेगी इसको, क्योंकि बिना रेगुलरिटी के सिलेक्शन किसी में नहीं होने वाला। बात में एयरफोर्स की नहीं कर रहा, बात देखो इस उम्र में जो आप है ना 16.5 से 19.5 की उम्र में आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की तैयारी कर लो, या बीएससी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी कर लो, बात एक है। क्योंकि इस टाइम में आपको प्रीमेच्योर हो, आप पूर्णतः मैच्योर नहीं हो, तो वही काम दिक्कत आएगी कि आप उस टाइम मैच्योर हो जाओगे, तो एक ही बात होने वाली है। इस टाइम आप जबरदस्ती पढ़ोगे, उस टाइम आपको पढ़ने की फिर जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। एग्जाम कंडक्ट दोनों को यूपीएससी करवा रहा है, आप आईएएस आईपीएस का देख लो वही भी यूपीएससी है, और एयरफोर्स का देख लो भैया ये भी यूपीएससी करवा रहा है। मतलब एग्जाम आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, मतलब आप हर किसी को बिना कुछ सोचे समझे बोल सकते हो भैया मैं भी यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें दे रखा है इकाई के 3 घनमूलों में से एक वास्तविक संख्या व अन्य 2 अवास्तविक संख्या की सम्मिश्र संख्या है। कि देखो कैसे, एक तो होगी, देखो पहले को मैंने लिखा 1
और सेकंड को लिखो इसमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों हो गए। ये देखो नीचे दे रखा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया, यानी इसमें एक तो वास्तविक है और दो काल्पनिक, क्योंकि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अपन को देनी रहेगी। इन तीनों का होता है जोड़ 0 होता है। ये क्वेश्चनों में समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने बोला आपको एक तो ध्रुवीय रूप, एक ये वाला और एक आयोटा वाला, ये तीनों इंपॉर्टेंट होने वाले। आयोटा आपको समझा दिया, ये वाला समझा दिया। ध्रुवीय रूप का आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कि इसमें मापांक और कोणांक आने वाला, सिर्फ ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला बताना है, वो आगे बता देंगे। अभी आपको क्लास पूरी थोड़ी हुई है भैया, आप तो बस दोस्तों को बोलते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से जल्दी और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि लाइव आने पे भैया फिर भाग मत जाना कि क्लास लाइव हो रही है, आप क्रिकेट खेलने चले गए, कुछ और गेम खेलने चले गए। पता है कि शाम का टाइम आपके लिए फ्री रहता है, लेकिन भैया 5 बजे आपकी क्लास इसीलिए ही लगाई है कि आप फालतू का टाइम वेस्ट ना करें और दिन में आप आराम से 6 से 7 घंटे पढ़ लें। और जो भी प्रॉब्लम वगैरह आ रही है वो आप अपना साइंस उसमें विज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर डाल दो, है ना। और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है 6 से 7 घंटे पढ़ो, आपकी हमेशा हर प्रॉब्लम को सोल्व की जाएगी। और बच्चे हुए शाम को 5 बजे फ्री होकर आप 1 घंटा क्लास ले लो डेली। इसलिए अलग अलग डाल रहे हैं कि आप बर्डन नहीं डालेंगे, इसलिए एक दिन मैथ एक दिन फिजिक्स, ज़्यादा बर्डन ना हो। कि रेगुलरिटी में क्या होता है, थोड़ा सा बर्डन आने लग जाता है फिर स्टूडेंट पे। चलो आगे देखते हैं क्या कर रहा है। इसमें दे रखा है यदि इकाई के अवास्तविक घनमूल एक दूसरे के वर्ग के बराबर होते हैं, उनमें एक ओमेगा और दूसरा को ओमेगा स्क्वायर के तरह सूचित करते हैं। ये बात कोई पढ़ने की नहीं है आपके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इकाई के 3 घनमूलों का योगफल 0 होता है। अब इसमें ये भी पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, इकाई के 3 घनमूलों का योगफल होगा, फिर वहां पे दे रहा है 1, 0, इनफाइनेट और नन, ये 4 ऑप्शन दे दिए। तो भैया वहां पे डायरेक्ट 0 दिखते ही 0 कर दो कि इकाई के तीनों घनमूलों का योगफल 0 होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और अगर ये दे रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, भैया ये तो हर बंदा करेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वहां पे तो 100% 95% करेंगे, और 5% वो है जो बिना प्रिपरेशन के आएंगे। वहां पे देख लेना आप, बिना प्रिपरेशन वाले भी बहुत आने वाले हैं, है ना। और जो प्रिपरेशन के आएंगे वो 100% सही करेंगे। लेकिन जब बात इस क्वेश्चन की आ गई कि इकाई के 3 घनमूलों का योगफल 0 होता है, तो इसने वो क्वेश्चन दे रहा है कि क्वेश्चन दे दिया इकाई के 3 घनमूलों का योगफल कितना होगा। भैया 50% को तो यही नहीं पता होगा इकाई के 3 घनमूल कौन से होते हैं। बस उनको ये पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, ये नहीं पता इकाई के तीनों घनमूल यही है। तो इनको याद कर लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं अपन। एक दे दिया ओमेगा का मान दे रखा है अपने पास, ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा क्यूब की वैल्यू दे दी 1, जैसे आयोटा की पावर 4 की वैल्यू थी 1, वैसे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ये अपने आयोटा में देखा था कि 3 की पावर n 1 होता है, जिसे आयोटा की पावर 4m प्लस r, वही होता है सीन, वही है ये तीनों, वो आपको समझा दिए हैं, है ना। इसको छोड़ो आप, ये क्या कह रहा है इसको बाद में देखते हैं क्योंकि नीचे लिखा हुआ है इसका। अब मैंने बोला आयोटा के घनमूल हो गए तीनों, है ना। अब -1 के इकाई के घनमूल तो हो गए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इकाई के ऋणात्मक घनमूल, अगर मैं -1 के घनमूलों की बात करूं तो वो होते हैं भैया माइनस ओमेगा स्क्वायर। इनकी वैल्यू भी भैया 0 ही होने वाली है। बताऊं कैसे? अब मैं एकदम इसको दूसरी तरफ ले जाऊं तो 0 इज इक्वल टू, इधर तो 0 बचा ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। भैया इकाई के घनमूल ले लो या -1 के इकाई के घनमूल ले लो, बात एक ही है, इनकी जोड़ 0 होता है। अब भैया ये आ जाओ, ये क्या कर रहा है, ये आ जाओ आपका ध्रुवीय रूप, पोलर रूप, त्रिकोणमितीय फॉर्म, कुछ भी ले लो आप इसे। ध्रुवीय रूप बोल के ही पूछ सकता है, पोलर फॉर्म दे के पूछ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म दे सकता है, या त्रिकोणमितीय रूप दे सकता है। इसमें बताओ अब बोल क्या रखा है, त्रिकोणमितीय रूप क्या होता है। जैसे मैंने बोला 3 + 4 आयोटा का त्रिकोणमितीय रूप बताओ, है ना। एक बात, इसको 3 + 4 आयोटा की आप ये ले लो √3 + आयोटा, क्योंकि इससे क्या होगा y/tan थीटा की वैल्यू बताओ मेरे को। इससे tan इनवर्स y/√3, ये तो होता है ना y बटा अक्ष, y की वैल्यू हो गई 1 और अक्ष की वैल्यू हो गई √3, तो ये हो गया π/6, ये तो है ना π/6 हो गया थीटा की वैल्यू। अब आओ, है ना, r क्या होता है अपने इसमें देखो, r cos थीटा प्लस, यही है वो जो है ना ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला, यही है। अब मेरे पास थीटा की वैल्यू मैंने याद कर ली, आयोटा की रखनी नहीं है, cos थीटा sin थीटा की रखनी नहीं है अभी। अब बात आई r की वैल्यू, r क्या होता है, r यानी इसका मापांक। मापांक कैसे ज्ञात करते हैं, अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो भैया इसका अक्ष स्क्वायर करो, 3 + 1 रूट में 4 हो गया, मतलब यानी हो गया ये 2। तो भैया इसका वैल्यू रखो क्या होगी, इसमें फॉर्मूले में रख दो। अब तो ये r की वैल्यू होगी, फॉर्मूले में रखो 2 cos π/6 प्लस आयोटा
साइन पाई बाई 6। भैया आगे सोल्व नहीं करना, यही फाइनल आंसर है। पाई बाई 6 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट नहीं करनी। ये इसका ध्रुवीय रूप हो गया, किसका हो गया, √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप हो गया 2 cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। इसके 4 तरीके होते हैं ध्रुवीय रूप के, जिसमें एक बार ये नॉर्मल दे दिया, अब एक बार इसको नेगेटिव करेगा वास्तविक पार्ट को, फिर एक बार करेगा काल्पनिक भाग को, फिर एक बार दोनों को। तो इनके चारों को अलग अलग एक फॉर्म बता दिया, 3 बाकी है, बचे हुए 3 अपन करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों में। जो क्वेश्चन कराएंगे ना उसमें हर का एग्जाम्पल दे रखा है और साथ साथ ये कर दे रखा है। यही तो बोल रहा ना मैं, ध्रुवीय रूप आएगा ना तो उससे आप सोचोगे भैया आप तो अलग अलग दे दो, क्योंकि लेंथ ही हो गया कि पहले आपको मापांक याद करना पड़ा है ना, फिर कोणांक याद करना पड़ा, फिर फॉर्मूले में रखा, फिर फॉर्मूला अलग से याद करना पड़ा, 3 फॉर्मूले अप्लाई करने पड़े है ना। इससे अच्छा है अगर वो लेंथी क्वेश्चनों में डालेगा तो ये डाल देगा, अगर इसको शॉर्ट में करेगा, वो शॉर्ट करने की कोशिश करेगा तो मापांक अलग पूछ लेगा, कोणांक अलग पूछ लेगा, और या फिर बचा हुआ फिर तीसरा पूछ लिया तो फिर तीनों आ गए उसमें, है ना, क्योंकि वो उस हिसाब से देगा। देखो 25 क्वेश्चनों का टारगेट लेके चलेगा वो, तो 25 क्वेश्चनों में वो करेगा क्या कि 5 या 10 क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन डालेगा, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और शॉर्ट वाले क्वेश्चन डालेगा तो शॉर्ट वाले, मतलब हर प्रश्नावली के कौन सी किस टाइप की लेंथी बन रहे हैं और किस टाइप के शॉर्ट बन रहे हैं, तो हर क्वेश्चन आपको बता रहा है भैया। कंटेंट एक मतलब 100 नंबर आने वाला कंटेंट दे रहे हैं आपको, मतलब 1% भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इनके लिए। चलो आगे देखते हैं क्या है। अब ये दे दिया, इन क्वेश्चनों को सोल्व करो, 3 क्वेश्चन दे दिया आपको, तीनों को सोल्व करो। अब ये देखो, इसको मैं एक चीज देखा मेरे को, √a√-b, तो भैया इसका आंसर क्या था, ab, यही तो था ना √ab। तो भैया √ab करो, 16 गुणा 25, तो 16 का क्या हो गया 4 और गुणा 5, इनको अलग अलग करके भी तो कर सकता हूं उनमें, तो ये 20 आंसर होगा। भैया इसी टाइप का आंसर आने वाला है। अगर इसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, तो बाहर -ab होता, ये पॉजिटिव होता है √a, या फिर कोई सा भी एक को पॉजिटिव ले को नेगेटिव, तो बाहर नेगेटिव लगता, फिर ये -20 होता है इसका आंसर। देखो हो गया आसानी से। अब बात करिए इसका मॉडुलस निकालो। मॉडुलस क्या होता है, यानी मापांक निकालो, यानी अक्ष का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अक्ष क्या हो गया, यानी वास्तविक पार्ट का गुणांक और काल्पनिक पार्ट का गुणांक, काल्पनिक पार्ट जो है, तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस √3 का स्क्वायर हो गया माइनस √3 का स्क्वायर, है ना। अब बाकी बात करूं, इसका हो गया 4 और इसका हो गया 3, तो ये √7। देखो इजी इजी से हो रहे हैं क्वेश्चन। अब बात करो इसमें, भैया ये आपको समझाया हुआ है, आई की पावर n क्या हो गया, आई की पावर 0, n की वैल्यू वो रख लो, 0 रखे देख लो, है ना, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास, ये आ गया। अब मैं बात करूं इनकी, तो आयोटा की पावर 0 1 हो गई, आयोटा की पावर 1 आयोटा होगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 और इसकी होगी माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू। अब यहाँ देखो -1 से +1 गया, आयोटा से माइनस आयोटा गया, आंसर आ गया 0, तो इसकी टोटल वैल्यू हो गई 0। अब मैं आयन की पावर कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है आयन की पावर, लेकिन अपने को तो क्वेश्चन सोल्व करना है, कुछ भी रख के देख लो। तो कुछ रखेंगे अपन 0 से स्टार्ट कर दिया, आप 1 रख के देख लो तो भी वही आएगा। जैसे 1 रखो, अपने एक बार 1 रख के देखिएगा, n की पावर 1 रखो, तो ये हो गया 1, इधर देखो n की पावर 1 हो गई प्लस n की पावर 2 हो गई, अब आगे अब 3 और ये 4 कि n की वैल्यू 1 रखा आपने। अब देखो 1 क्या 1 हो गया प्लस आयोटा स्क्वायर का मान -1 और आयोटा क्यूब का माइनस आयोटा और 4 की पावर आयोटा की पावर 4 1 हो गया। तो भैया वही देख लो, कट गया ना, वापस आ रहा -1 से +1 वाला गया, माइनस आयोटा से आयोटा गया, आंसर है 0। यानी n की वैल्यू आप कुछ भी रख के देख लो, आंसर यही आने वाला है। देखो भैया ये आपकी क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन करवा दिए, पूरा बेसिक्स अच्छी तरह से एकदम क्लियरिफाई करके समझा दिया है आपको। नोट्स बना लेना, साथ साथ लिखते रहना, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज कल नहीं लगेगी, वो परसों आने वाली है, एक दिन छोड़ के, क्योंकि कल तो भैया फिजिक्स वाली क्लास लाइव आएगी। तो परसों 5 बजे तैयार रहना, अपनी नोटबुक वगैरह लेके साथ में बैठना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, तो उससे पहले आपका आंसर कमेंट में आना चाहिए मेरे पास। क्वेश्चन कराने से पहले आपका आंसर आएगा, तभी मुझे लगेगा कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो एकदम परफेक्ट सही बंदे पढ़ रहे हैं मेरे से, वो नहीं टाइम पास करने वाले नहीं है, जो सीरियस हैं वहीं पढ़ रहे हैं मेरे से। इसका खुशी होती है एक अंदर से कि हाँ अगर जो मैं टाइम आपके लिए स्पेंड कर रहा हूँ अपना, ये कीमती वक्त, रोज़ 5 से 6 बजे या 5 से 5:30 कितनी भी अपनी 40 मिनट 50 मिनट की क्लास होती है, वो आपके साथ हूँ, तो आप मेरा उसका पूरा सपोर्ट दे रहे हो। तो इससे एक अंदर से खुशी मिलेगी मेरे को कि जो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ना आपके लिए, टाइम आप पे स्पेंड कर रहा हूँ, वो मेरे लिए उसका रिकवर मिल रहा है। क्योंकि नए एयरमैन तैयार कर रहा हूँ मैं, अब मैं नए खुद एयरमैन बन चुका हूँ और नए एयरमैनों को तैयार कर रहा हूँ बेलगांव जाने के लिए। तो भैया सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बी प्रिपेयर फॉर MCQ टाइप क्वेश्चंस।